नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जियोग्राफी के क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में जियोग्राफी के क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको। ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पास को। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में ज़िंदगी पास को। ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पास को। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में ज़िंदगी पास को। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, सीन नदी। जो पेरिस शहर है ये सीन नदी के तट पर स्थित है। और बात करें पेरिस की, तो पेरिस है ये फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस है ये फ्रांस की कैपिटल है यानी राजधानी है। और फ्रांस, बात करें पेरिस, पेरिस शहर सीन नदी के किनारे है। और जो सीन नदी है यह इंग्लिश चैनल में गिरती है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। और बात करें सीन नदी की लंबाई की, तो इस लंबी नदी की लंबाई है 777 किलोमीटर। सीन नदी की लंबाई 777 किलोमीटर है। और बात करें पेरिस शहर की, तो पेरिस शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत या सुंदर नगरों में से एक है। दुनिया के सबसे खूबसूरत व सुंदर नगरों में से एक है। और इसे दुनिया की फैशन एवं ग्लैमर राजधानी भी कहा जाता है। पेरिस शहर को दुनिया की फैशन एवं ग्लैमर राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर होगा ए, डेन्यूब। वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। और बात करें वियना की, तो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, ऑस्ट्रिया का वियना है ये सबसे बड़ा शहर है। और यह यूरोपीय संघ में 10वां बड़ा आबादी वाला शहर है। यूरोपीय जो है, यूरोपीय संघ के अंदर है वियना 10वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रोम जो है, रोम नगर है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें रोम की, रोम है ये इटली की राजधानी है, इटली की कैपिटल है। और रोम, तो जो रोम शहर है यह शहर पोप के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। रोम शहर पोप के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हेम्सबर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हेम्बर्ग, हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एलब। एलब या इसे एलवे नदी भी कहते हैं, एलब या एलवे नदी भी इसे कहते हैं। तो इस नदी के किनारे, एलवे जो एलब नदी है इसके किनारे हेम्बर्ग है ये स्थित है। और बात करें हेम्बर्ग, तो हेम्बर्ग है यह भूमि बहुत ही उपजाऊ भूमि है। हेम्बर्ग जो क्षेत्र है यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ भूमि है। और हेम्बर्ग की भूमि के अंदर राई, जौ, गेहूँ, आलू आदि की अच्छी फसलें होती है। और बात करें इस नगर की, हेम्बर्ग नगर की, तो यहाँ में यह जो हेम्बर्ग नगर है यहाँ पर जो नहरें हैं, नहरों का जाल बिछा हुआ है। हेम्बर्ग नगर में नहरों का जाल बिछा हुआ है। और हेम्बर्ग है यह जर्मनी का एक प्रमुख नगर व बंदरगाह नगर है। हेम्बर्ग
जर्मनी का प्रमुख नगर व बंदरगाह नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? निम्न में से कौन सा शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर होगा सी, खार्तूम। जो खार्तूम नगर है, खार्तूम नगर है, ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें नील नदी के किनारे बसे हुए नगरों के बारे में, तो नील नदी के किनारे खार्तूम, काहिरा, जिंजा और जुबा। खार्तूम, काहिरा, जिंजा और जुबा, ये 4 प्रमुख नगर हैं जो नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। और नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है। और यह इथोपिया देश, यह जो इथोपिया देश है, इथोपिया देश में स्थित है। इथोपिया देश के अंदर ये नदी बहती है और इस नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर और यह संसार की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? तो यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोट्स, यानी राइट आंसर ए होगा। ये यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स को डेल्टा का निर्माणकर्ता माना जाता है। और बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा यह नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता है। नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता डेल्टा कहलाती है। और डेल्टा का नामकरणकर्ता यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा डी। जो सदाबहार वर्षा वन है ये ब्राज़ील देश में पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और सदाबहार वर्षा वन है ये भूमध्य रेखा से दक्षिणी या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर के अंदर 5 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। और सदाबहार वन ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका व प्रशांत द्वीपों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ए, अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान स्थित है। और बात करें सवाना घास, तो यह पूर्वी अफ्रीका के अंदर केन्या, तंजानिया देश में पाया जाता है। और सवाना घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो राइट आंसर होगा ए, डेल्टा की आकृति है ये त्रिभुजाकार होती है। तो ए आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? कौन सी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी है ये डेल्टा का सुंदर उदाहरण है, ये प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? निम्नलिखित में से किस नदी का जो डेल्टा है ये चिड़िया के पर जैसा है? तो राइट आंसर होगा सी, मिसिसिपी। मिसिसिपी का जो नदी का डेल्टा है ये चिड़िया के पर जैसा दिखाई देता है। और बात करें मिसिसिपी नदी, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। और मिसिसिपी नदी है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बड़ी नदी है और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है और इस नदी की लंबाई 3,370 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 3,730
730 किलोमीटर है मिसिसिपी की लंबाई। तो मिसिसिपी है ये विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 3730 किलोमीटर यानी 3730 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो राइट आंसर होगा सी, चप्पाकार। गंगा नदी का जो डेल्टा है ये चप्पाकार है, तो राइट आंसर है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो राइट आंसर होगा सी, डेल्टा की। जो नदियों के द्वारा वृद्धावस्था के अंदर है डेल्टा की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड जो रिवर है इसके डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हनोई। रेड रिवर जो है यानी लाल रिवर, लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र के अंदर है हनोई नगर है ये स्थित है। और बात करें हनोई की तो दोस्तों हनोई है ये वियतनाम की कैपिटल है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। और हनोई यह लाल नदी यानी रेड रिवर के दाहिने किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, समान धूप। समान धूप है ये आइसोहेल रेखाएं हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है। मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती है। तो राइट आंसर होगा बी, समदाब रेखाएं। मानचित्र में जहां दाब सम होता है वे समदाब रेखाएं कहलाती है। तो राइट आंसर है बी होगा। और समदाब रेखा तो दोस्तों मानचित्र पर सागर ताल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से, सागर ताल के जो बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा या इसे आइसोबार रेखा भी कहते हैं। तो इसे आइसोबार रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक भू आवेशित देश है? निम्न में से कौन सा एक है भू आवेशित देश है? तो राइट आंसर होगा सी, युगांडा। युगांडा है ये एक भू आवेशित देश है। और बात करें युगांडा की तो युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। युगांडा है ये पूर्वी अफ्रीका के अंदर स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। और बात करें युगांडा की तो युगांडा की कैपिटल है कपाला। युगांडा की राजधानी कपाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक स्थल अवरुद्ध देश है? निम्न में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? तो राइट आंसर होगा बी, तंजानिया। तजाकिस्तान। जो तजाकिस्तान देश है, तजाकिस्तान देश है ये एक स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। और तजाकिस्तान है तो यह है तजाकिस्तान है ये मध्य एशिया में स्थित है। तजाकिस्तान है मध्य एशिया में स्थित है। और इस देश के चारों ओर जमीन से घिरा हुआ यह देश है, ये चारों ओर जमीन से घिरा हुआ देश है। और बात करें तजाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है दुशांबे। दुशांबे है ये तजाकिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। तो राइट आंसर होगा ए, थाईलैंड। जो थाईलैंड है ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया है इसका स्थल अवरुद्ध देश है। और बात करें थाईलैंड की तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक है। और बात करें थाईलैंड की, अगर थाईलैंड का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश है। श्याम देश है ये थाईलैंड का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न देशों में कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? निम्न
देशों में कौन सा एक है स्थल अवरुद्ध देश है? तो राइट आंसर होगा ए, गेबोन। जो गेबोन देश है ये एक स्थल अवरुद्ध देश है। और बात करें गेबोन की, तो गेबोन की कैपिटल है, गेबोन की कैपिटल है लिब्रेविल। लिब्रेविल ये गेबोन की कैपिटल है। और बात करें गेबोन है, तो गेबोन देश पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। पश्चिमी मध्य अफ्रीका के अंदर स्थित है एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो इन देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, म्यांमार। म्यांमार है ये एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। और म्यांमार है ये दक्षिणी एशिया का एक देश है। म्यांमार है दक्षिणी एशिया का देश है। और म्यांमार की कैपिटल की बात करें तो म्यांमार की जो कैपिटल है ये नेपिदा, नेपिदा है, ये म्यांमार की कैपिटल है। और बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा है। म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा, तो इसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न देशों में कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है? निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो पेरू देश है। पेरू एक स्थल अवरुद्ध देश है। और बात करें पेरू की, तो पेरू की कैपिटल है लिमा। पेरू की कैपिटल है लिमा। और जो पेरू है, पेरू जो देश है यह दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। पेरू देश है दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें स्थित है, इसमें फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? मस्साहा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इरिट्रिया। इरिट्रिया देश के अंदर है मस्सावा बंदरगाह है, ये स्थित है। और बात करें इरिट्रिया, यानी इरिट्रिया है ये पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। और इरिट्रिया की कैपिटल की बात करें तो इरिट्रिया की कैपिटल है असमरा। कैपिटल है इसकी असमरा, ये इरिट्रिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? अफ्रीका के रोम सागरीय जो तट है इस पर कौन सा बंदरगाह है? तो राइट आंसर होगा बी, जो सिकंदरिया है। सिकंदरिया बंदरगाह है रोम सागरीय तट पर स्थित है। सिकंदरिया जो बंदरगाह है ये रोम सागर तट पर स्थित है। और बात करें सिकंदरिया, ये मिस्र देश में स्थित है। जो ये बंदरगाह है ये जो मिस्र देश है, मिस्र देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बंदरगाह है यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह है यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, रोटरडम। रोटरडम जो बंदरगाह है, रोटरडम बंदरगाह को यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रोटरडम बंदरगाह को यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो रोटरडम है ये यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। रोटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? निम्न में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, जो मास्को है। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। और बात करें मास्को की, तो मास्को है ये रूस देश की कैपिटल है। रूस की कैपिटल है वह मास्को है, ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। जो मास्को रूस की कैपिटल है ये यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा शहर है। और यह मोस्कवा नदी के तट पर बसा हुआ है। जो मास्को है ये मोस्कवा जो नदी है यूरोप के अंदर है, मोस्कवा जो नदी है जो इसके अंदर इसके तट पर बसा हुआ है। और इसे संसार के अरबपतियों का नगर भी कहा जाता है। मास्को को संसार के अरबपतियों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है रोटरडम किस देश में स्थित है?
रोटरडम बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नीदरलैंड में। जो रोटरडम बंदरगाह है ये नीदरलैंड देश में स्थित है और ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? निम्न में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो राइट आंसर होगा डी, याकोहामा। याकोहामा ये टोक्यो का एक बंदरगाह है। और बात करें टोक्यो की, तो टोक्यो है ये जापान की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है और टोक्यो है ये सबसे बड़ा नगर भी है। टोक्यो सबसे बड़ा नगर है और टोक्यो तो यह जापान के होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। टोक्यो जापान के होन्शु द्वीप है, इस पे बना हुआ है। और बात करें जापान की, तो जापान के अंदर 300 प्लस बंदरगाह है, 300 से अधिक बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? किस प्रकार के वनों का विस्तार उत्तरी गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध इसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, समशीतोष्ण कोणधारी वन। समशीतोष्ण कोणधारी वन इनके अंतर्गत जो है वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र के अंदर समशीतोष्ण जो कोणधारी वन है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, इन्हें टेगा वन के नाम से जाना जाता है। जो समशीतोष्ण कोणधारी वन है साइबेरिया क्षेत्र के अंदर इसे टेगा वन के नाम से जाना जाता है। और टेगा वन की बात करें तो टेगा यानी रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में नुकीली पत्ती वाले जो कोणधारी वन है इन्हें टेगा वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, शीत शीतोष्ण जो क्षेत्र है, शीत शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर शंकुधारी वन है ये वन पाए जाते हैं। और ये वन है ये सदाबहार वन होते हैं, सदाबहारी वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेलबर्जिया जाति निम्न में से किस एक से संबंधित है? डेलबर्जिया जाति निम्न में से किस से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा डी, सीसम। जो डेलबर्जिया जाति है ये सीसम से मुख्यतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन है ये भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। और बात करें उष्णकटिबंधीय वन की, तो ये वन है ये वन वर्ष भर भी हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो है हर वर्ष हरे भरे रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत रबर, चंदन, एबनूस, मोगनी, सिनकोना आदि प्रकार के वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है, चारागाह का वेल्ड कहा जाता है। और बात करें चारागाह तो दक्षिण अफ्रीका नहीं तो दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को, दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को जो है वेल्ड कहा जाता है। और ये घास व छोटे झाड़ों से ढके हुए मैदान क्षेत्र है। जो दक्षिण अफ्रीका के जो खुले क्षेत्र है ये घास व छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो राइट आंसर होगा सी, लानोज। जो लानोज है ये उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। और बात करें लानोज की
तो लानोज है ये दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। लानोज दक्षिणी अमेरिका के अंदर उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। और लानोज, तो दोस्तों जो लानोज घास है, लानोज जो घास भूमि है यह मुख्यतः कोलंबिया व वेनेजुएला में विस्तृत है। लानोज घास भूमि कोलंबिया व वेनेजुएला में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो राइट आंसर होगा बी, जो वेल्ड है, वेल्ड शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो राइट आंसर होगा डी, प्रेयरी। कनाडा के मध्य जो अक्षांशीय घास के मैदान है इसे प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। और बात करें प्रेयरी, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको तक इसका विस्तार है। जो प्रेयरी घास का मैदान है इनका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका से मेक्सिको तक फैला हुआ है। और बात करें प्रेयरी क्षेत्र की, तो दोस्तों जो प्रेयरी क्षेत्र है ये गेहूं के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रेयरी क्षेत्र है, ये दुनिया भर में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा मुख्यतः गर्मी के अंत में होती है? किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा मुख्यतः गर्मी के अंत में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मानसूनी प्रदेश। तो मानसूनी प्रदेश के अंदर जो मौसमी वर्षा है ये मुख्यतः गर्मी के अंत में होती है। और बात करें मानसूनी प्रदेशों की, तो मानसूनी प्रदेशों के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्तीय भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय प्रदेश, पश्चिम द्वीप समूह, मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तटीय भाग, ये सब मौसमी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, जो विषुवतीय प्रदेश है, विषुवतीय प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। तो राइट आंसर है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोपण कृषि किस प्रकार है? रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो राइट आंसर होगा ए, जो विषुवतीय प्रदेश है, विषुवतीय प्रदेश के अंदर रोपण कृषि है ये की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश जो निवासी है उनके जीवन का मुख्य आधार है। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कृषि। जो मानसूनी प्रदेश है इसके अधिकांश निवासी है ये कृषि के ऊपर आधारित है, यानी कृषि के ऊपर इनका जीवन यापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? किस प्राकृतिक प्रदेश के अंदर गर्मी की ऋतु में भी सूर्य अस्त नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा ए, टुंड्रा प्रदेश। जो टुंड्रा प्रदेश है इसके अंदर गर्मी की ऋतु में सूर्य अस्त नहीं होता। तो बात करें अंटार्कटिका की, तो दोस्तों जो अंटार्कटिका सर्कल में स्थित नॉर्वे देश, अंटार्कटिका जो सर्कल है इसके अंदर स्थित नॉर्वे देश है, इसे मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। मिडनाइट सन का मतलब है सूर्य जो है यहाँ पे हमेशा चमकता रहता है। और बात करें मिडनाइट सन, तो जो अंटार्कटिका सर्कल है इसके अंतर्गत नॉर्वे देश के अंदर है मई से लेकर जुलाई के अंत तक सूर्य है ये निकला रहता है। यानी नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर सूर्य मई से लेकर जुलाई के अंत तक निकला रहता है, जुलाई के अंत तक अस्त नहीं होता है। और ये लगभग 70 या 72 दिन है, ये 70 या 72 दिन तक जो सूर्य है ये निकला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को
शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा सी। जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है सालों भर हिमाच्छादित रहता है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो राइट आंसर होगा सी। जो टुंड्रा प्रदेश है ये सालों भर हिमाच्छादित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंगविक पेंगविक पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगविक पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा डी। जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश के अंदर पेंगविक पक्षी है ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।